गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जागृति गोसाई और मैं आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस लूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस देखते हैं तो बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर दोनों के अंदर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो टॉपिक सेम रहेंगे सारे, या जैसे जैसे होगा वो मैं आपको आगे बता दूँगी। तो सबसे पहले आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इस यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर आपकी बुक के अंदर ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो आपका चैप्टर है वो अलग चैप्टर रहेगा। तो पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसके अंदर आपका जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या है, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन या डी ब्रोगली मैटर वेव्स। तो डी ब्रोगली इक्वेशन को इसमें आपका डेरिवेशन है कि डी ब्रोगली इक्वेशन को डिराइव करना है। डी ब्रोगली इक्वेशन डिराइव करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, डी ब्रोगली ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। डी ब्रोगली इक्वेशन या फिर डी ब्रोगली समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एटम के बारे में। तो एटम के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले डाल्टन जो थे एक वैज्ञानिक हुए थे, तो उन्होंने बताया था कि जो सबसे छोटा कण होता है या जो होता है वो क्या होता है, एटम होता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे और रिसर्च हुई और वैज्ञानिक आए, उन्होंने रिसर्च की आगे, तो उसके बाद आपने 11th क्लास के अंदर जब पढ़ा था जे थॉमसन मॉडल आया कि इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसके अंदर आगे और भी पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। फिर आगे उसके बाद प्लैंक की क्वांटम थ्योरी आई, बोहर थ्योरी आई, तो उसी के बाद उसमें आपने डी ब्रोगली के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, तो उसी को आगे हम आगे डिस्क्राइब करेंगे डी ब्रोगली ने क्या कहा। तो डी ब्रोगली मैटर वेव्स या फिर डी ब्रोगली का जो सिद्धांत है वो क्या है, देखो तो सबसे पहले क्या है, लाइट की बात करें तो जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च करनी शुरू करी तो उन्होंने पाया कि जो लाइट है वो जो लाइट जो में मतलब सन से जो भी लाइट आ रही है, जो आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, वो एक तो आ रही है कण मतलब कि पार्टिकल की तरह, और एक वो आ रही है तरंग यानी कि वेव की तरह। तो इस लाइट के ऊपर जब बहुत सारे रिसर्च हो गई तो ऐसा मान लिया गया कि जो लाइट है उसकी क्या है, दोहरी प्रकृति या फिर ड्यूअल नेचर होता है। कैसे कि वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और एक वेव की तरह भी बिहेव करती है, दोनों तरह से बिहेव करती है। तो जब लाइट है तो जो लाइट है वो किस चीज से बनी होती है, वो छोटे छोटे फोटॉन्स की फॉर्म में होती है। जो लाइट होती है वो क्या होती है, छोटे छोटे फोटॉन्स की फॉर्म में, मतलब कि जो लाइट आती है वो छोटे छोटे जो फोटोन होते हैं उसके अंदर पैक होके, मतलब छोटे छोटे फोटोन के पैकेट होते हैं। जो लाइट जो भी आ रही है मतलब सन से जो भी या सूर्य से जो भी जो लाइट धरती पे आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, छोटे छोटे फोटोन के क्या है, पैकेट बने हुए हैं। तो वो किस तरह से होते हैं, पार्टिकल मतलब कि कणों की तरह भी आ सकती है और कैसे आ सकती है, वो तरंग की तरह भी आ सकती है। अब ऐसे ही कोई भी पदार्थ है, जब हम पदार्थ की बात करेंगे तो बात हुई लाइट की। लाइट कह रहा है जो लाइट है वो दोहरी प्रकृति दिखाती है या ड्यूअल नेचर दिखाती है। इसी तरह से जब हमने मैटर की बात करी, मैटर मतलब कि कोई भी पदार्थ है, तो पहले जब साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग में जब रिसर्च करी तो उन्होंने ऐसे कहा कि या तो वो कण की तरह होंगे या फिर वो क्या होंगे, तरंग की तरह होंगे। लेकिन लुईस डी ब्रोगली ऐसे पहले साइंटिस्ट थे, डी ब्रोगली, उन्होंने क्या किया, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1924 के अंदर ऐसा बताया कि जैसे लाइट है वो दोनों तरह से बिहेव करती है या दोहरी प्रकृति दिखाती है, मतलब कि कण की तरह भी और तरंग की तरह भी। उसी प्रकार से जो मैटर है, मैटर या फिर जो लाइट के पार्टिकल्स मतलब कि मैटर पार्टिकल्स कौन कौन से, यही इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, जो ये पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, इनके साथ भी ऐसा ही होगा कि ये भी ऐसे ही करेंगे, दोहरी प्रकृति दिखाएंगे, मतलब कि ये भी कण की
की तरह है तो तरंग की तरह भी दिखाएंगे, और तरंग की तरह है तो कण की तरह भी दिखाएंगे, मतलब कि दोहरी प्रकृति दिखाएंगे। तो लुईस डी ब्रोगली ने क्या बताया कि दो तरह से, जैसे जितने भी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, दोहरी प्रकृति दिखाएंगे। तो दोहरी प्रकृति के कारण ही इसको क्या कहा गया कि जो डी ब्रोगली ने उसके बाद क्या की, अपनी इक्वेशन दी। तो अपनी इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रोगली ने दो और समीकरण या दो ऐसी इक्वेशन का इस्तेमाल किया। कौन कौन सी इक्वेशन? एक तो प्लैंक्स की इक्वेशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की इक्वेशन, और दूसरी आइंस्टीन की इक्वेशन। तो अभी हम इसमें देखेंगे, मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि जो डी ब्रोगली की इक्वेशन है वो कैसे डिराइव करनी है। इसमें पहले से आप थोड़ा सा देखो, जैसे कोई भी फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होगी? जैसे जो हमने ये मानना है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक फोटोन की तरह, मतलब जो लाइट का एक फोटोन है उसकी तरह बिहेव करेगा। तो उसके हिसाब से प्लैंक्स की इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन। तो प्लैंक की इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसी भी फोटोन की, फोटोन मैंने आपको बताया क्या है, एनर्जी की फॉर्म है किसकी? लाइट की। मतलब कि जो लाइट है वो किसमें, छोटे छोटे पैकेट्स में, मतलब फोटोन के छोटे छोटे पैकेट में बंद होके जो है ऊर्जा या एनर्जी है वो किसमें आती है। तो प्लैंक इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसी भी फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा या फिर एनर्जी। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे और कुछ हिंदी मीडियम के होंगे। तो आपको टेक्निकल वर्ड्स में इंग्लिश में बताऊंगी, साथ साथ हिंदी में बताती रहूंगी, ताकि आपको कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो प्लैंक्स इक्वेशन के अंदर इसमें E = क्या बताया उसने? h न्यू। अब जो न्यू फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या होता है? c/λ। ये हमें पता है, न्यू = c/λ। इसमें c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का वेग, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ये तो थी प्लैंक की इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ने भी अपनी एक क्या दी थी, ऊर्जा के लिए इक्वेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, E = mc²। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके, इन दोनों इक्वेशंस के में दोनों को रिलेशन करके डी ब्रोगली ने अपनी इक्वेशन दी। तो क्या किया डी ब्रोगली ने? अभी दोनों E है इस तरफ, तो जब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहाँ पे E और E तो इक्वल है, तो इधर क्या हो जाएगा? ये h न्यू mc² = h न्यू। अब इधर से म्यू की हमें वैल्यू पता है, तो म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो mc² = hc/λ। तो अब c² है, इधर c है, एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा। आप इधर देखो, इधर लिख रही हूँ, एक c से एक c कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? लैम्डा = में लैम्डा को इधर ले जाएंगे और m को इधर ले जाएंगे, m को नीचे ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा? h में mc। ये क्या आ गई? डी ब्रोगली की इक्वेशन आ गई। लैम्डा वेवलेंथ, इसमें h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट h की ये वैल्यू होती है 6.6 इंटू में 6.66 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, लैम्डा h में mc। अब अगर किसी फोटोन का इफ p, अगर हम p क्या मान लें, उसका संवेग मान लें, संवेग या फिर मोमेंटम जिसको बोलते हैं,
किसका, किसी भी फोटोन का। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में पी। ठीक है, एक ये होगी। अब इसके बाद एम और सी, सी इसमें क्या है, जो आपको पता है सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश का वेग है। अब अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, डी ब्रोगली ने बताया कि जैसे लाइट दोहरी प्रकृति दिखाती है, मतलब कि वो कण की तरह भी और तरंग की तरह बिहेव करती है, उसी तरह से जो कोई भी मतलब लाइट है, तो उस तरह से इलेक्ट्रॉन भी क्या है, छोटे छोटे लाइट पार्टिकल्स ही तो है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कैसे बिहेव करेंगे, दोहरी प्रकृति, मतलब कि कण की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और तरंग की तरह भी। तो इसके अंदर हम अगर किसी इलेक्ट्रॉन का अगर हम मास मान लें m, इलेक्ट्रॉन का मास m और उसका वेग मान लें v, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन में m मास रहेगा और c की जगह हम यहाँ पे v लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन ये होगी। तो ये क्या है, डी ब्रोगली की वेव इक्वेशन। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल और बताती हूँ इसके डी ब्रोगली वेव इक्वेशन के ऊपर, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल देख लो। अब न्यूमेरिकल करेंगे तो ऑब्वियसली यही फॉर्मूला यूज होगा। तो न्यूमेरिकल मैं लिख देती हूँ बोर्ड पे। द्रव्यमान मतलब कि मास 1 किलोग्राम तथा वेग 1 मीटर पर सेकेंड है। किसका, किसी भी द्रव्यमान 1 किलोग्राम तथा वेग 1 किलोमीटर से गतिशील एक वस्तु की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। अब इसमें क्या पूछ रहा है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का मतलब क्या पूछ रहा है, ये लैम्डा पूछ रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, मतलब कि लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। अब हमें क्या क्या गिवन है, मतलब हमें क्वेश्चन के अंदर दे क्या क्या रखा है। तो हमें एक तो क्या दे रखा है, मास दे रखा है कितना 1 kg, और दूसरा वेग मतलब कि v दे रखा है, v दे रखा है कितना 1 मीटर पर सेकेंड। तो हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू में ऊपर क्या है h, h की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई है कितनी होती है 6.6 या फिर 6.63 इंटू में 10 की पावर -34। नीचे क्या है h अपॉन में mv, और m और v की वैल्यू हमें यहाँ से दी हुई है, तो हम लिख लेंगे कितनी है 1 इंटू 1। तो ये कितना आ जाएगा 6.63 इंटू में 10 की पावर -34 मीटर। तो ये इसकी क्या आ गई, लैम्डा या फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई। ठीक है, अब इसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ तो आ चुकी है। अब इसके अंदर हम आगे दो चीजें और इसकी समझने वाली बात है। देखो क्या बताती हूँ, एक न्यूमेरिकल हो गया, अब देखो जो ये लैम्डा है ये क्या है, मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये जो लैम्डा है वो मास और वेलोसिटी के भी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब विलोमानुपाती है। ठीक है, तो विलोमानुपाती का मतलब ये है कि अब जैसे कोई चीज है उसका मास और उसकी जो वेलोसिटी मतलब उसका जो द्रव्यमान और उसकी क्या वेग अगर वो बहुत कम है तो क्या है इसकी जो लैम्डा की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा, मतलब कि जो इसकी वेवलेंथ आएगी वो क्या आएगी बहुत ही लंबी आएगी। और अगर किसी चीज का मास क्या है बहुत ही तो इसकी वैल्यू सॉरी कम आएगी। लेकिन अगर कोई चीज है उसकी जो मास है कोई बहुत बड़ी चीज है मतलब उसका मास भी बहुत ज्यादा है, उसका क्या है
v भी ज्यादा है। अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो फिर लैम्डा की वैल्यू कम आएगी। इसको जैसे कि कोई छोटी चीज, मतलब कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो क्या है, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा सा पार्टिकल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है कितना होता है, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, 9.1 किलोग्राम होता है, और ऐसे इसकी वेलोसिटी भी कुछ होती है। तो जो इसमें जब लैम्डा की जो वैल्यू आएगी, जब ये वैल्यू बहुत कम है तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, बहुत ज्यादा आएगी। तो लैम्डा की जो मतलब वेवलेंथ है कि वो हमें उसकी वेवलेंथ पता चलेगी। लेकिन ऐसे अगर हम कोई 1 किलोग्राम का अगर कुछ ले लें, और जैसे अभी हमने न्यूमेरिकल किया, तो उसके अंदर उसकी वैल्यू कितनी आएगी, मतलब जो लैम्डा की वैल्यू आई थी वो बहुत कम आएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज है, मतलब कि कोई जो ऐसी कोई चीज जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बॉल है, तो जो बॉल है ना, तो उसका जो बिहेवियर या फिर जो उसका व्यवहार होगा वो सिर्फ कण की तरह होगा। जो उसका तरंग वाला जो व्यवहार है वो छुप जाएगा, या फिर वो किसका नेट के बराबर हो जाएगा। किस कारण से हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा है, और उसकी वेलोसिटी मतलब कि उसका द्रव्यमान और उसका वेग दोनों चीजें बहुत ज्यादा है। तो उस कारण उसकी जो वेवलेंथ होगी या फिर जो उसका जो तरंग वाला जो व्यवहार है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमें उसकी ये निकालनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये फॉर्मूला तो ये रहेगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv। तो h की वैल्यू वही 6.63 इनटू में 10 की पावर माइनस 34 जूल पर सेकंड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इनटू में 10 की पावर माइनस 31, और इलेक्ट्रॉन की कोई वेलोसिटी है वो है 5.94 इनटू में 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये किसके लिए है, फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, तो वो कितनी होगी, तो इसकी वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 1.22 इनटू में 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो ये क्या आ गई, एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या फिर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके बारे में भी आपने थोड़ा सा 11th के अंदर थोड़ा सा, जब आपने 11th का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु संरचना जब पार्ट पढ़ा था, तो उसके अंदर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इसी को आगे डिस्क्राइब करेंगे कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत या फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या फिर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, तो जो हाइजेनबर्ग ने जो अपना अनसर्टेनिटी वाला प्रिंसिपल या फिर जो ये सिद्धांत दिया था, किस बेस पे दिया था, इसी के बेस पे दिया था कि मतलब उसको जब पता लग गया, जब डी ब्रोगली ने अपना वो इक्वेशन समीकरण दे दी कि मतलब जो एक क्या कहते हैं पार्टिकल है या कोई भी कण है वो किसकी तरह, कोई भी पदार्थ मतलब जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कण की तरह भी और तरंग की तरह भी। तो इसी के ऊपर हाइजेनबर्ग ने क्या किया, उसने ये तो कह दिया कि आप किसी भी चीज का मतलब जो है वो दोहरा मतलब व्यवहार दिखा सकते हो, लेकिन इसी के ऊपर हाइजेनबर्ग ने पहली बार मतलब ऐसी बात कही। हाइजेनबर्ग ने अपना 1927 में ये थ्योरी दी थी,
और उसने पहली बार मतलब ऐसी हैरान करने वाली बात बताई कि मतलब सभी को लगा कि ये चीज बिल्कुल सही है। क्या बताई? तो ये देखो, जैसे इसकी परिभाषा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन है जैसे कोई, या फिर और भी कोई भी गतिमान सूक्ष्म कण है, तो उसकी हम स्थिति और उसके संवेग का एक साथ कभी भी पता नहीं लगा सकते। मतलब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ये एटम है और ये इसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एटम के चारों ओर घूमते हैं एक कक्ष के अंदर, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई और ऐसा कोई भी गतिमान जो सूक्ष्म कण होगा, उसकी हम स्थिति का, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पे है, उसकी स्थिति और उसके संवेग का एक साथ में ठीक ठीक से पता नहीं लगा सकते। अब संवेग और स्थिति मतलब कि पोजीशन, और संवेग मोमेंटम, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत, तो ये अनिश्चितता इसको समझाने के लिए आगे उन्होंने अपना एक गणितीय मतलब वो अवधारणा दी है, मैथमेटिकल अपना एक कॉन्सेप्ट दिया। वो क्या था? तो वो देखो हाइजेनबर्ग का del x डॉट del p ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन में 4 बाई। ये क्या था? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत की क्या थी? गणितीय अवधारणा या फिर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डेल एक्स मतलब कि इसमें डेल एक्स क्या है? स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है। डेल पी क्या था? संवेग में अनिश्चितता, और h अपॉन में 4 पाई ये क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या है कि जो इन दोनों की वैल्यू होगी वो या तो इससे ज्यादा होगी या इसके बराबर होगी, लेकिन कभी भी इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। या तो बराबर या इससे ज्यादा होगी। अब डेल एक्स मतलब कि स्थिति में अनिश्चितता, और डेल पी, अब डेल पी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल पी इज इक्वल्स टू डेल एम डॉट डेल वी, क्योंकि हमें पता है पी इज इक्वल्स टू, जो हमने पीछे पढ़ा हुआ जो संवेग है वो किसके इक्वल होता है? द्रव्यमान और वेग के इक्वल होता है, पी इज इक्वल्स टू एम वी होता है। तो जो ये डेल का साइन है ये अनिश्चितता का ही साइन है कि स्थिति में अनिश्चितता मतलब डेल एक्स की वैल्यू अलग होगी। तो इसमें क्या बात था उसमें, आगे मैं आपको बताती हूँ, मतलब कि वेव नेचर के कारण इलेक्ट्रॉन का जब बता दिया डी ब्रोगली ने कि उसका वेव नेचर होता है, तो उसके वेव नेचर के कारण ही ऐसा है कि हम उसकी स्थिति और उसके संवेग का मतलब उसकी जो वैल्यू है उसको एक साथ पता नहीं लगा सकते ठीक ठीक। मतलब अगर हम स्थिति की अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू निकालने जाएंगे तो जो इसकी वेग की जो इसकी वैल्यू है या संवेग की जो वैल्यू है वो क्या बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। अगर हम संवेग को बहुत ज्यादा एक्यूरेट अगर इसकी वैल्यू पता लगाने की कोशिश करेंगे तो जो डेल एक्स है मतलब स्थिति की जो वैल्यू है वो क्या होगी? वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी या फिर बहुत ज्यादा चेंज आएगी। अब ऐसे ही इसमें भी हम देखते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमने क्या निकालना है अनिश्चितता, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू निकालनी है हमने, तो वो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये समझ आ गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसी की वैल्यू हम देखते हैं आगे इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे निकालेंगे। अब जो हमने ऐसे लिखा था डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन में 4 बाई, है ना। तो पी इज इक्वल टू में लिखा था डेल एम डेल एक्स डॉट डेल बी एच अपॉन में 4 बाई। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना तो हम इसमें
मास हमें इलेक्ट्रॉन का पता है क्या है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल एक्स डॉट डेल बी, और m की वैल्यू हमें पता है, तो ये ऐसे करके h अपॉन में 4 पाई, और m को क्या कर सकते हैं, इधर लेके जा सकते हैं, तो डेल एक्स डॉट डेल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई m। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसको h के अंदर इसकी वैल्यू रखेंगे कितनी, 6.63 × 10⁻34 जूल पर सेकंड, 4 पाई की वैल्यू पुट करेंगे और m मास इलेक्ट्रॉन की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, कितनी हुई 9.1 × 10⁻31, तो इसके इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो h के लिए लिखा 6.63 × 10⁻34, नीचे 4 इंटू में पाई की वैल्यू हमने डाली 4, इसमें पाई की वैल्यू हमने डालेंगे एक बार, पाई की वैल्यू ऐसे छोड़ देंगे, इंटू में 9.1 इंटू में 10⁻31 इंटू में 10⁻12, ये 10⁻12 क्या है, हमने इसकी डेल एक्स की वैल्यू भी डाल देंगे। वैसे डेल एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, ये हमने मतलब सिर्फ माननी है कि डेल एक्स की वैल्यू हम मान के चल रहे हैं कितनी है, मतलब उसकी जो स्थिति की अनिश्चितता है वो मान के चल रहे हैं हम, कितनी आएगी, कितनी आएगी वेग से, मतलब हमने ऐसा मान लिया सिर्फ। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 58,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इससे हम क्या पता लगा लेंगे, जब हमें स्थिति में अनिश्चितता की वैल्यू अगर पता होगी थोड़ी सी, तो हम उससे क्या है संवेग, मतलब कि वेग में जो अनिश्चितता आ रही है उसके अंदर हम उसकी वैल्यू को पता लगा सकते हैं। तो आज के लिए